2021 जून वाला था, तब द हायरिंग वाज एट लाइक अ पीक. अडोबी का इंटरव्यू, इंटुइट का इंटरव्यू, वॉलमार्ट का इंटरव्यू बीच में छोड़ना पड़ा, सेइंग कि आई हैव एन ऑफर नाउ, आई डू नॉट वांट टू टेक अप एनी ऑफ योर मोर टाइम. ओवरऑल हायरिंग का लेवल थोड़ा 2019-18 की तरफ दोबारा पहुंच गए, कंसिडरिंग कि जो ऑनलाइन टेस्ट है वो ऑनलाइन टेस्ट थोड़े पुरानी तरीके से डिफिकल्ट होने लगते हैं. मतलब मैंने देखा था 2022 में 2023 में जो ऑनलाइन टेस्ट आते थे उनका लेवल काफ़ी ईजी रहता था. 50-60% बच्चों का वो ऑफर है, 50-60% का डिलेड ऑफर. मतलब लोगों को लगता है कि दिस इज बिकॉज ऑफ एआई. तो जो एक्सपेरिमेंटेशन फेज था वो खत्म हो गया है. उन्होंने हायर किया था दबा के, बिकॉज पैसे आ रहे थे, लोग सब घर पे बैठे हुए तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करे जा रहे थे, लोग नए ज़्यादा चाहिए थे. अब बस कह रहे कि एआई की वजह से जॉब्स आ रही है. माइक्रोसॉफ्ट इज नोन फॉर मीडियम और इजी मीडियम क्वेश्चंस. माइक्रोसॉफ्ट का ऑनलाइन टेस्ट भी मतलब 2 हार्ड क्वेश्चन उन्होंने दिए. डीएसए ही पूछते हैं. पूछ तो डीएसए ही रहे माइक्रोसॉफ्ट में भी. आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है. आज हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करी कि करंट हायरिंग सिनेरियो कैसे चल रहा है, एटलासियन ने ऑफर रिवोक कर लिए तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, इसके साथ साथ प्रोजेक्ट्स कैसे बनाने चाहिए. बहुत ज़्यादा डाउट्स आते लोगों के कि यार मैंने डेवलपमेंट कर ली है बट मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या प्रोजेक्ट्स मैं बनाऊँ. तो वो सारे डाउट्स भी आप लोगों के क्लियर कर दिए इस वाली वीडियो में. काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग पॉडकास्ट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है, एंड तक ज़रूर सुनना. इसके साथ साथ यार 30 अप्रैल से हमारा स्टार्ट होने वाला है कोहॉर्ट 4 डीएसए का. लास्ट कुछ दिन बचे हैं, ठीक है, जल्दी से जाके एनरोल कर लो. एंड आई डेफिनेटली वांट टू सी यू इन द फर्स्ट क्लास. जो ये वाला कोहॉर्ट है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, ओएस, जीबीएमएस, सूप्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स, इसके साथ साथ डीएसए तो है ही. एंड देयर इज़ अ सुपर 30 बैच एज वेल. सुपर 30 में बहुत ज़्यादा लिमिटेड सीट्स बची हुई हैं. जाके अगर अभी इनरोल करोगे तो यू माइट गेट अ चांस टू गेट इन टू द सुपर 30 बैच, बिकॉज इट ओनली हैज़ 30 पीपल. 1-on-1 मेंटरशिप, 1-on-1 डाउट सॉल्विंग, 1-on-1 आपको मॉक इंटरव्यूज़ मिल जाते हैं. डेफिनेटली चेक आउट algoprep.in एंड या आई विल सी इन द फर्स्ट क्लास. अब अपनी वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं. सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल. वी हैव अमेजिंग 3 गेस्ट्स हियर. एक एक करके सबको इंट्रोडक्शन सबका ले लेते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट द वीडियो. सो हर्ष. Hi everyone. So I work for Samsung as a senior software engineer. Apart from that, I create content, multiple different domains and I talk about interview preparation and you know already. Hi everyone, I am Sanket Singh. Currently I work as a software engineer to L61 at Microsoft. Prior to Microsoft, I worked with Google as a L3 software engineer too. And yeah, let's have some nice discussion. Hi everyone, my name is Ria. I also work as a software engineer at Microsoft. Prior to Microsoft, I was actually working with Flipkart as a software engineer. And yes, I'm really excited for the conversation we're going to have today. सही है, अब हिंदी बात करनी है. तो अच्छा, हिंदी. हाँ, तो 2 माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड एक एक्स माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठे हैं यहाँ पे. ठीक है, अभी जैसे हायरिंग वगैरह का सीन कॉलेजेस के लिए चल रहा है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहता है. देख मतलब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, हैकाथॉन्स चल रही हैं या फिर हायरिंग हो रही है. सो अभी रिसेंटली एटलासियन के ऑफर रिवोक हुए थे. सो क्या कहना चाहोगे बच्चों के लिए? It's like हम ना दूसरों को थोड़ा सा डिफेम करते रहते हैं कि सबके ऑफर का किसी ने 4-5 ऑफर्स ले लिए. हम उस पॉइंट पे बोलते हैं कि यार बाकियों को अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए. बट अब तुमने सिनेरियो देखा हुआ, लाइक फर्स्ट प्लेसमेंट थी बच्चों की, कॉलेज की टॉप कंपनी, एकदम तुम टॉप पे हो, उसके बाद एकदम से तुम्हें नीचे गिरा दिया, खत्म. एंड मार्केट सिचुएशन ऐसी है कि इट्स वेरी टफ. इवन इफ यू आर स्किल्ड, मतलब फ्रेशर मार्केट की बात कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा सबने डीएसए पढ़ रखा है, प्रोजेक्ट सबने बना लिए हैं. तो जो बच्चा अच्छा है उसके पास ऑफर्स ऑलरेडी हैं, ही इज़ डन. जो मिड लेवल एवरेज बच्चा ना, ही इज़ कहीं ना कहीं स्ट्रगलिंग, ही इज़ नॉट एबल टू गेट दोज ऑफर्स. तो एटलासियन ने ऑफर दिया, मतलब ऐसे ल्यूक्रेटिव पैकेज होता है सबसे ज़्यादा 80 लाख 90 लाख 80 लाख बोलते हैं. उससे ठीक है, एंड वो पूरा ऐसे हाइप बन जाती है. वंस यू गेट दैट पैकेज, कॉलेज में मतलब हाईएस्ट पैकेज लगा है, राइट, एंड नंबर इज़ वेरी ल्यूक्रेटिव, घर वालों को बताते हैं एंड वो पूरा वाइट बैन बनता है. बट अब कॉलेज वाले भी मतलब इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी कर देते हैं ना उस चीज़ के, जैसे फ्लेक्स बोर्ड्स पे नाम छपवा देते हैं, 80 लाख का पैकेज प्लीज, हाईएस्ट, सब जगह वो छप गया है. एट द एंड मोमेंट इट्स लाइक 50-60% बच्चों का रिवोक ऑफर है, 50-60% का डिलेड ऑफर है. बट दैट दे आर आल्सो काइंड ऑफ इन द सिचुएशन की रिवोक हो सकता है. तो अब इस पॉइंट पे एंड देयर वाज नो इन्फॉर्मेशन, नोबडी वाज क्लियर कि ऐसा कुछ हो सकता है. एंड राइट, जॉइनिंग रैंडमली होता है, जस्ट 1 महीना पहले की बात. तो अभी वो इस सिचुएशन में है, मेल आया अभी तो दे आर काइंड ऑफ डाइजेस्टिंग द फैक्ट. उनको 1 हफ्ते का टाइम दे रखा है कि यू नीड टू साइन अ नेगोशिएशन की वी आर ऑन दिस पार्ट एंड विल फाइनली प्रोसेस इट.
बट हाँ उनका माइंडसेट इट्स लाइक दे आर ट्राइंग टू लुक आउट फॉर बेटर ऑप्शन, क्योंकि अभी डीएसए से टच छूट गया ना, वो 1 साल से नहीं पढ़ रहे हैं कॉलेज में, फाइनल ईयर में बच्चा नहीं पढ़ता है, प्लेसमेंट हो जाती है तो हाँ तो वही डीएसए वाला टच छूट रखा है, तो इंटरव्यूज में फिर से टाइम लगेगा। मे बी 2-3 महीने लग जाएंगे, बट इट्स लाइक ठीक है, they'll get offer, they have already worked at Atlassian, most of them were PPO interns जिन्हें ऑलरेडी इंटर्न कर रखी है Atlassian में, तो वो PPO कन्वर्ट्स थे, तो उन्होंने काम किया है इतनी लास्ट कंपनी में, दे नो हाउ टू थिंग्स वर्क, right. एंड कंपनीज भी मे बी उनको प्रेफर करेंगी। रिसेंटली फिर टॉक अबाउट काफी सारे स्टार्टअप्स आए हैं जिन्होंने who said कि you have an improved offer from Atlassian, you can join us or you can apply for us, the 2-3 startups, Bharat X is one, right? अच्छा, सेम वे फ्लिपकार्ट में भी SD1 की हायरिंग हो रही है, तो उनके द्वारा पे इट्स लाइक इफ यू हैव Right. Preference. विल शेड्यूल योर इंटरव्यूज फास्ट, Faster. कहीं ना कहीं उनको Preference मिल जाता है, इतना ज्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है, यू विल सेटल इन, मे बी टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, इट्स इजी टू से बट यार मुश्किल तो होता है यार। जैसे मेरे टाइम पे भी हुआ था, मेरे को 3 महीने पहले पता चला था ज्वाइनिंग से, 3 या 4 महीने पहले, कि ऑर्बिट वालों ने बोला था कि अब रिवोक, अब बाय बाय टाटा, डिले हो रहा है। हाँ, तो मेरे भी माइक्रोसॉफ्ट उसी की बात तो हुई थी, उसके अंदर 8-7-8 कंपनीज में मेरा टच बिल्कुल गायब था, बिल्कुल ऐसे याद नहीं। तो जनवरी स्टार्टिंग में उन्होंने बताया, फरवरी में मैंने इंटरव्यूज दिए काफ़ी सारे, 84.ai, इंट्यूट का टेस्ट दिया था, इसका सेल्सफोर्स का दिया था, डी शो का दिया था, किसी में नहीं हुआ, पे किसी में 2 राउंड के बाद निकल गया, किसी में क्योंकि टच ही नहीं था। और क्योरफिट आई थी फर्स्ट सेकंड कंपनी, Atlassian के बाद नेक्स्ट कंपनी क्योरफिट, तो मैं तो उसके बाद पढ़ा ही नहीं। फिर माइक्रोसॉफ्ट आई मार्च एंड में, तब तक फिर मैंने थोड़ा बहुत डीएसए वापस से कर लिया था। माइक्रोसॉफ्ट का अगर टेस्ट निकल जाए तो क्वेश्चंस बाद में आसान ही होते हैं, मतलब इजी टाइप से पूछते हैं, तो वो बाद में तो फिर इजी था। टेस्ट में बस ये किस्मत अच्छी थी कि जो 3 क्वेश्चन आए, तीनों कर दिए मैंने, और अलग अलग लैंग्वेज में सॉल्व कर दिए और कर दिए। करना इंपॉर्टेंट होता है, तीनों क्वेश्चन करना, तो फिर हो गया। बट मतलब मुश्किल होता है यार, मेरे साथ तो हो रखे हैं, मेरे को पता है जब एंड मोमेंट पे कटता है ना तो बहुत दुख होता है। इट्स गुड इफ यू आर ग्रीडी, राइट? ज्यादा ऑफर है तो तुम्हारे पास बैकअप है तो रखना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, सेम सिनेरियो था, मतलब मैंने भी बीच में वीडियो डाली थी कि क्या इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस थे, अभी मैंने लास्ट क्वार्टर में दिए थे, तो उसमें आ रहे थे कुछ कमेंट कि जब ज्वाइन नहीं करना था तो क्यों इंटरव्यू दे रहे थे, ये वो। तो उसमें 2-3 चीज़ें। पहली बात तो जब तुम इंटरव्यू देना स्टार्ट करते हो तो तुम्हें पता थोड़ी होता है कि अच्छा ये कंपनी तो निकली जाएगी, हाँ, सबके एक साथ ही दे रहे होते सबके साथ साथ चल रहे होते हैं, 1 वीक आगे 1 वीक पीछे, और अब किसी के चौथे राउंड तक तुम पहुंच गए, जब सारे टेक्निकल राउंड क्लियर हो गए तो भाई HR राउंड तो दे ही देंगे ना, तो भाई ऑफर तो ले लो। तो ये एक पर्सपेक्टिव होता है। दूसरी चीज, नेगोशिएशन में हेल्प करता है भाई, तुम कम पैसे में किसके लिए काम करना चाहते हो, किसके लिए नहीं करना चाहते ना। और जैसे ये वाली बात रही कि जो फ्रेशर्स के साथ होता है, सेम जैसे तुम बता रहे हो वैसे ही मेरा था, मेरे कोई ऑफर रिवोक नहीं हुए थे, बट स्प्रिंगलर और लिंक्डइन का ऑफर डिलेड था कि भाई उन्होंने 1-2 महीने एटलीस्ट डिले बोला था, और डिले का रीज़न भी मेरे एग्जाम्स थे कि मेरे कॉलेज एग्जाम ही नहीं करवा रहा था। तो मतलब ये सिनेरियो एग्जिस्ट करता है, तो मतलब तुम्हें कोई भी बोल रहा है कि तुम इतने ऑफर ले रहे हो नहीं ले रहे हो, बोलने दो। जब तुम्हारा इन केस गलती से ऑफर ऊपर नीचे हो जाए तो व्हेन यू हैव अ बैकअप तो यू फील रिलैक्स्ड। वैसे डे 0 अगर कंपनी में लग गया तो उसके बाद तो फिर 6 महीने मजे चलते हैं। 6 महीने मजे के बाद डीएसए उठाना भाई बहुत मुश्किल होता है। कॉलेज एनीवे बैठने नहीं देता है अगर ऑन कैंपस प्लेसमेंट ले ली है, कॉलेजेस आर एनीवे नॉट 6 महीने तक तो बैठ नहीं सकते। फिर मैंने तो वही किया था अपने TNP वालों को, क्योंकि 2-3 ही लोग थे मतलब क्योरफिट के, तो उन्होंने बोला भाई तुम तीनों में बैठ जाओ। तीनों लोगों की लगी थी तो हम पीछे पड़ के लगे, तो एंड मोमेंट पे 1-2 कंपनीज आ गई थी ठीक ठाक, बट हुआ नहीं। पीओ कन्वर्ट होते हैं ना, उनके साथ और प्रॉब्लम होती है, उनको 1.5 साल उनको 1.5 साल हो चुका होता है। एक तो मतलब बोलो ना बोलो, चाहे मतलब नॉन फैक्ट है कि MNC में अगर तुमने इंटर्न करी है तो वैसे 2 महीने में से मतलब 5 वीक्स या 4 वीक काम होता है भाई। पहले 1 वीक ऑनबोर्डिंग होती है, लास्ट वीक बाय बाय होता है, 1 वीक मजे होते हैं, बचते माचते उसमें जो तुम कर लो। तो ऑलरेडी वो मतलब डेव वाला भी ना उनका एकदम ऐसे ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस, एकदम आर-पार वाला एकदम फुल ऑन सीन नहीं बनता। जो लोग स्टार्टअप में करके आए होते हैं उनको तो डे 1 पे अपना प्रोजेक्ट क्लोन करना होता है और दूसरे दिन PR बनानी ही होती है, तो उनका एटलीस्ट डेव वाला टच रहता है। तो ये PPO कन्वर्ट का एक इशू ये भी है कि डे से टच छूट जाता है, डेव भी, और फिर उस कंपनी Atlassian की डेव डेफिनेटली मैं 100% श्योर हूँ 30-40% ही बाहर के लिए रेलेवेंट होगी, बाकी उनके अपने अंदर इंटरनल टूल्स होते हैं। तो ये वाला जो सिचुएशन है मेरे ख्याल से भाई ये लोगों को प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। इट्स अ नॉन थिंग भाई, ऑफर रिवोक हो ही सकता है, ऐसा तुम मान के चलो। तुमने देख लिया सारी कोऑर्डिनेशन नहीं करा था आई डोंट थिंक कोई भी बचा है। आई थिंक इट्स लाइक जो भी रिसेशन वाला उसमें था, रिमूव्ड ऑल ऑफर्स, सारे के सारे ऑफर कोऑर्डिनेशन ने कर दिया था। कोऑर्डिनेशन वाले तो बिल्कुल वो प्रो कोऑर्डिनेशन वाले वो है जो मतलब कहीं भी बैठे वो निकाल ही लेंगे। बट मान लो उसमें बैठना पड़ेगा उनको जो डेव वाले इंटरव्यू है, तो भाई उनको भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। हर चीज स्ट्रांग लेके नहीं चल सकते ना, पॉजिटिव नेगेटिव तो होता ही है। माइक्रोसॉफ्ट का नहीं सुना हुआ कोई भी डिले और रिवोक, वो उन्होंने तो ऑफर ही नहीं दिया ना ज्यादातर, वो देंगे ही नहीं, मान लो कि वो दे ही नहीं रहे। बट उनके इंटरनल भी तुम देखोगे काफी लेऑफ्स वगैरह वैसे चल रहे हैं। तो इट्स अ नॉन थिंग, मतलब अगर तुम टेक में साइन अप कर रहे हो और तुम मान के चल रहे हो कि
ले ऑफ तो नहीं ही हो सकता है, रिवोक तो नहीं है, तो भाई तुम्हारी गलती है। हो सकता है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं, पहले वो गोल्डन पीरियड जो था वो पिछले 21-22 में था थोड़ा बहुत। हाँ, आई थिंक मेरे को वही वाला पीरियड ही था। आई थिंक जब मुझे फ्लिपकार्ट से स्विच करना था माइक्रोसॉफ्ट में, तो आई थिंक तब 2021 जून वाला था, तब द हायरिंग वाज एट लाइक अ पीक। मतलब द कंपनी आई वाज अप्लाइंग टू विदाउट एनी रेफरल्स, उसी कंपनी से कॉल्स आ रहे थे। लाइक वंस आई हैड द माइक्रोसॉफ्ट ऑफर, आई हैड टू लीव सम इंटरव्यूज इन बिटवीन, लाइक जैसे अडोबी का इंटरव्यू, इंट्वीट का इंटरव्यू, वॉलमार्ट का इंटरव्यू बीच में छोड़ना पड़ा, सेइंग कि आई हैव एन ऑफर नाउ, आई डू नॉट वांट टू टेक अप एनी ऑफ योर मोर टाइम एंड आई विल एनीवे नॉट जॉइन बिकॉज आई हैव अ माइक्रोसॉफ्ट ऑफर। तब की सिचुएशन वाज वेरी वेरी डिफरेंट, राइट? कंपनीज वर ऑल्सो लाइक कि अभी ज्वाइन कर लो, ठीक है, हम वी आर रेडी टू गिव यू, मतलब तुम्हारा नोटिस पीरियड है उसको भी छोड़ दो, वील कॉम्पेंसेट फॉर दैट, right? But I think students do not have that options, and like it's very important to be careful and carefully analyze your options और उसके बाद ही call लो एक। राइट, बट इसमें एक चीज़ बताओ, मतलब लोगों को लगता है कि दिस इज बिकॉज ऑफ AI, बट डू यू थिंक इट्स बिकॉज ऑफ AI या फिर कंपनीज? मेरे हिसाब से तो जो एक्सपेरिमेंटेशन फेज था वो खत्म हो गया है। उन्होंने हायर किया था दबा के, बिकॉज पैसे आ रहे थे, लोग सब घर पे बैठे हुए तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करे जा रहे थे, लोग नए ज़्यादा चाहिए थे। अब बस कह रहे कि AI की वजह से जॉब्स जा रही हैं। नहीं, मेरे को नहीं लगता कि AI वाला एकदम इम्पोर्टेंट फैक्टर है। मैं बताता हूँ, तो मेरे पास तो डेडिकेटेड एग्जांपल एग्जिस्ट करता है कि 21-22 में हायरिंग का लेवल कम था और अब हायरिंग का लेवल बढ़ गया। तो मैंने 22 या 21 में ऐसे कॉइनबेस का इंटरव्यू दिया था, इसलिए कि भाई बहुत टाइम हो गया था इंटरव्यू दिए, दे के देखते हैं कि भाई कितना शार्प स्किल भी हो रहा है। उन्होंने कोई मतलब एक ऑनलाइन टेस्ट भी नहीं लिया था शायद, या एक ऑनलाइन टेस्ट लिया था, उसके बाद 2 राउंड थे, दैट्स इट। अभी मैंने इस लास्ट क्वार्टर में कॉइनबेस का फिर से दिया था इंटरव्यू, मेरा फिर से क्लियर होता, मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि ओवर और लेस चीज़ें सेम थी, बट इस बारी कोडिंग टेस्ट का लेवल भी ज़्यादा था। कोडिंग टेस्ट भी 2 थे, उसके बाद 2 राउंड्स, दोनों में LLD था। पहले क्या था, एक DSA राउंड एक LLD राउंड था, अब दोनों राउंड में DSA प्लस LLD था और एक एक्स्ट्रा इंडिविजुअल और राउंड था। तो उन्होंने नंबर ऑफ राउंड भी बढ़ा दिए, स्क्रूटनी भी बढ़ा दी, ऑनलाइन टेस्ट 2 कर दिए। वैसे ही अजीब सा पैटर्न है उनका ऑनलाइन टेस्ट का। तो भाई मतलब ऐसा तो नहीं तुम एक साल में कुछ ऐसा डिस्कवर कर लिया। तो जो हायरिंग मैनेजर था, मैंने उससे बात करी थी कि मतलब ऐसा क्या हुआ है जो अब इतना ज़्यादा हो रहा है। तो दे सेड कि हम लोग कंपनी में कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कि कॉइनबेस यूज्ड टू बर्न ऑन देयर सर्वर्स, मतलब स्केल करने के लिए वो इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन नहीं करते थे, सीधा उड़ाते थे कि भाई मतलब AWS पे जितने तुम्हें डिप्लॉय करने हैं, जितने इंस्टेंसेस चाहिए लेते जाओ, स्केल करते जाओ। नाउ दे सेड कि हम लोगों ने लास्ट 1 ईयर मेजर टीम्स के OKR एग्जिस्ट करते थे कि यार तुम कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पे ध्यान दो, ये सर्वर में जो कॉस्ट बनोगी उस पर ध्यान दो। तो नॉट जस्ट लाइक हायरिंग पर्सपेक्टिव से, कंपनी मोस्ट ऑफ द टाइम हर पर्सपेक्टिव में ही कॉस्ट अपने इफेक्टिवनेस में ला रही है। मतलब वैसे तुम लोग भी मतलब कंपनी में काम करो, कोई तुमने इंस्टेंस एलोकेट किया और छोड़ दिया और वो तुम्हारे पे मैनेजर आगे सीधा बोलता भाई ये इंस्टेंस क्यों ले रखा है, राइट। तो मतलब कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन हर जगह हो रही है। और AI वाली चीज़ मतलब तुम देख ही रहे हो अभी बहुत ही नेसेंट स्टेज पे है, मतलब अभी तो बहुत चीज़ें फिगर आउट होना बाकी हैं। अभी तो डेविन भी झूठा निकल गया। अभी मतलब बहुत चीज़ है भाई, मतलब क्वेरी, मतलब मैं ChatGPT Pro में कह रहा हूँ, मैं उसको क्वेरी देता हूँ, क्वेरी ठीक नहीं कर पाता। तो मतलब मैं 100 एग्जांपल दे सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही हैवीली यूज़ करने की कोशिश करता हूँ और मैं बहुत हैवीली डिसअपॉइंट होता हूँ कि भाई ये भी नहीं कर सकता है क्या। तो इट्स लाइक दैट। तो अभी आई गेस इट्स अ लॉन्ग वे, बट मतलब आई डोंट थिंक AI वाला फैक्टर हुआ चाहिए। नहीं, उन्होंने ना जो मेल भेजा है उसमें लिख रखा है कि वी डोंट हैव सफिशिएंट मेंटर्स। मतलब पता नहीं ये रीज़न सही है, वैलिड है, क्या है। उन्होंने लिखा है वी वांट एवरी पर्सन हु जॉइन्स आवर कंपनी should get the best of mentorship and we should get the best। तो उसके लिए तो फिर लेटरल ज़्यादा हायर कर लो, लेटरल भी हायर नहीं कर रही है Atlassian फिर तो। लिखा कि as we feel that at current position we don't have sufficient mentors who can guide those new grads joining in, so that's the reason for this। नहीं, मैंने भी Atlassian का दिया था राउंड, मतलब मुझे लगा था कि मेरी पोजीशन पे कोई और हायर हो गया होगा, इसलिए मेरी लास्ट मतलब कल्चर फिट राउंड में फ्रीजिंग लगी थी। हाँ, बट आई डेंट नो कि उनके पास हेड काउंट ही रिड्यूस हो चुका है। बट पहले तो वो मतलब दिसंबर के आसपास तो वो बहुत हायर कर रहे थे, मतलब खुद ही एक ही HR सेम लिंक्डइन प्रोफाइल पे 2 बार मैसेज करता था, और मेरा राउंड चल रहा है तब भी मैसेज आ रहा था कि आप एक बार राउंड दे रहा हूँ राउंड भाई। तो बट आई गेस इट्स लाइक कि वो पहले कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करते नहीं थे, डोंट नो कि कितना हेड काउंट चाहिए, और फिर जिन क्वार्टर रिजल्ट से बातें दें चेंज। आई थिंक ये AI वाली चीज़ तो स्टिल लाइक कंज्यूमर लेवल पे संकेत का पॉइंट है। इवन एट माइक्रोसॉफ्ट who owns ChatGPT, like the most amount of AI integration they have said as this कि VS Code है तो GitHub Copilot integrate करना ज़रूरी है, and think of something that you can do using AI in your current project। ठीक है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं लगा। इवन इन टर्म्स ऑफ हायरिंग एंड कॉस्टिंग, हाँ वो वाली चीज़ थी कि बिकॉज वी वर एट Azure एंड हमारी लाइक बिलिंग बहुत ज़्यादा थी, हम रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। द ओनली मैसेज वी गॉट इज कि योर कंजम्पशन इज़ वेरी हाई, योर टीम इंडिविजुअली इज बिलिंग अप टू 25 lakhs a month, which is very high, you have to reduce it down। So
जस्ट रिड्यूस इट डाउन एज मच एज यू कैन. देयर इज नो फिगर कि आपको अपना रिसोर्सेज कम करने हैं या फिर AI इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा करना है कि मतलब इसके बिना काम ही नहीं चलेगा. दे जस्ट सेड कि GitHub Copilot इंटीग्रेट कर लो in VS Code. It helps you to sort of write code better, cleaner code. And the second thing was basically कि मतलब आप कुछ कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट में किसी तरीके से कुछ इंटीग्रेट करते हैकेथॉन्स हो. वगैरह में स्टार्ट बोल रहे थे प्लानिंग. बेसिकली FHL के टाइम दे वर लाइक कि AI को देखो कैसे Copilot को इंटीग्रेट कर सकते हो. जितने भी लास्ट 3 FHLs हुए हैं, लास्ट मार्च, अभी जो सितंबर वाला होता और अभी जो नया होने वाला था मतलब मार्च में, तीनों FHL में उनका यही था कि AI को कैसे यूज करके तुम नया वो कर रहे हो. FHL इज बेसिकली फिक्स हैक लर्न. माइक्रोसॉफ्ट में इंटरनली हैकेथॉन्स होती रहती हैं, तो साल में 2 हैकेथॉन्स होती हैं, तो ये इस टाइम पे होती हैं, उसमें यही बोलते हैं वो. मैं भी फिगर आउट कर रहा था FHL क्या है. इंटरेस्टिंग भाई ज्वाइन कर लिया, अभी भी नहीं बताया क्या अब याद है. तो उन्होंने यही बोला था मतलब Copilot को GitHub Copilot को तो ऐड कर लो, चार्ट को ऐड कर लो. चार्ट का जब बीटा वर्जन आया था तो सबको लाइक बोला था कि बीटा वर्जन टेस्ट करके देखो, ट्राई करके देखो. हाँ, हमारी टीम में तो मैंडेटरी हो गया था. लाइक द मैनेजर वाज ट्रैकिंग इफ यू हैव यूज्ड नॉट जस्ट इंस्टॉल्ड Copilot बट यू हैव फायर्ड सम क्वेरी यूजिंग Copilot और बट दैट्स इट. मतलब एक मतलब अगेन मतलब इट कैन बी अ बायस्ड ओपिनियन आल्सो, बट मेरे पास लगता है माइक्रोसॉफ्ट की ये इंटीग्रेशंस बाकी कंपनी के कॉरस्पॉन्डिंग थोड़ा बेटर है. जैसे रिसेंटली मैंने एक चीज रियलाइज करी कि बेटर मीटिंग स्टांस का इवन ऑल होती है काफी बढ़िया. कर रहे हो तो मीटिंग मतलब अब शुरू हो गया वो मीटिंग लेट ज्वाइन करी अगर तो तुम उससे फटाफट पूछ लो क्या क्या हो चुका है, तो तुम्हें बता देगा. तुमने PR रेस करी सबसे ज्यादा मतलब वो अभी ये जब मैंने छोड़ा नहीं था ना उससे 2 महीने पहले ही, जनवरी या फरवरी में स्टार्ट हुआ था एज्योर वाला, और ये मीटिंग वाला भी उसी टाइम हुआ था. तो इसमें क्या है कि वो डिस्क्रिप्शन लिख देता है PR की. मैं तो PR डिस्क्रिप्शन लिखने में इतना एकदम झंझट होता था. क्या लिखूं यार, इतना इंग्लिश क्या लिखूं. वो पहले से मेरे को लगा पहले से ही लिख दिया है. मैंने जब पुश मारा कब लिखा है भाई इसने, इतना सही लग रहा था वो. एक और जगह मस्त इंटीग्रेट किया है, जो तेरी रिकॉर्डिंग्स बाद में मीटिंग्स की रिकॉर्डिंग करके स्ट्रीम क्या नाम है उस पे चली जाती है ना, वहाँ पे भी इंटीग्रेट तुम चैट में पूछ सकते हो. And there's time stamping also very nicely done for all the meetings. अब ये वाले काम मतलब मैं खुद भी कर रहा होता तो ज्यादा ही टाइम लगता, मेरा बस टाइम बच जाता. प्रोडक्टिविटी बूस्ट हो रही है बेसिकली. स्टोरी अभी तक हम मतलब माइक्रोसॉफ्ट लेवल में तो मैंने नहीं देखा कि कोई भी चीज ऐसी हो रही जो मतलब रिप्लेसेबल वाली चीज है. गूगल में भी मतलब कुछ इतना ज्यादा ये इंटीग्रेशन नहीं थे टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैं सही बता रहा हूं, मतलब रीसेंट एक्सपीरियंस है. बट हाँ जो भी थे वो थोड़ा बहुत कोड लिखने वाले थे कि तुमने एक यूनिट टेस्ट लिख दिया है, वो अगला यूनिट टेस्ट सजेस्ट कर देता था सेम ब्रांच का ऑपोजिट केस. इतना आ जाता था. ये तो अभी भी ये भी कर देते हैं, VS Code और विजुअल स्टूडियो दोनों में कर देता है. गूगल बस अपना खुद का टूल था. तो मेरे ख्याल से मतलब कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन AI की वजह से तो नहीं हो रही है. इट्स लाइक कि देयर आर इंडिविजुअल पार्ट, इफ दे आर नॉट एबल टू मेक इनफ मनी तो दे बैलेंस आउट. सर अब ये बताओ संकेत, आपने रिसेंटली बहुत सारी कंपनीज के इंटरव्यूज दिए थे, सो हायरिंग स्टैंडर्ड कैसा चल रहा है आजकल? आई बिलीव हायरिंग स्टैंडर्ड अगर तुम देखो तो जो ऑफ कैंपस हायरिंग है, मतलब अगेन आई वाज डूइंग अ लैटरल हायर क्योंकि सीनियर पोजीशन पे था, तो ओवरऑल हायरिंग का लेवल थोड़ा 2019-18 की तरफ दोबारा पहुंच गए. कंसिडरिंग कि जो ऑनलाइन टेस्ट है वो ऑनलाइन टेस्ट थोड़े अब पुरानी तरीके से डिफिकल्ट होने लगे हैं. मतलब मैंने देखा था 2022 में 2023 में जो ऑनलाइन टेस्ट आते थे उनका लेवल काफ़ी ईजी रहता था. मतलब माइक्रोसॉफ्ट इज नोन फॉर मीडियम और ईजी मीडियम क्वेश्चंस. माइक्रोसॉफ्ट का ऑनलाइन टेस्ट भी मतलब 2 हार्ड क्वेश्चन उन्होंने दिए थे. बाकी के राउंड्स का लेवल हाँ मतलब अगर बहुत ज़्यादा नहीं भी चेंज हुआ, बट ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट वाला पार्ट तो डेफिनेटली 2018-19 को पहुँच गए. आई बिलीव दैट. सो प्रेपरेशन भी आई बिलीव बच्चों की उसी DSA ही पूछते हैं. पूछ तो DSA ही रहे माइक्रोसॉफ्ट में भी. So even you go for a full stack position, front end position, back end position, पूछ DSA है. फ्रंट एंड में हाँ कुछ एडेड जावास्क्रिप्ट के राउंड्स थे. हाँ that was राइट. that was there. मेरे फ्लैटमेट का भी हुआ था अभी, उसने माइक्रोसॉफ्ट के लिए दिया था तो उसको ऑफर मिल गया था, बट उसने ज्वाइन नहीं किया. तो उसके भी सिमिलर राउंड ही होता. उसका मोस्टली वो था रिएक्ट फ्रंट एंड वाला रोल था. तो उसका जो फर्स्ट कोडिंग टेस्ट होता ना 1 या 2 DSA क्वेश्चन थे, बाकी एक रिएक्ट का कुछ वो बना के देना था. टू डू लिस्ट का वो था कि टू डू लिस्ट बना के दो एंड फिर आगे के राउंड से. मेरी पोजीशन बैकएंड की थी तो उसमें कुछ भी ऐसा मशीन कोडिंग नहीं था. प्रॉपर DSA का ही ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट था. बाद में 2 DSA के फेस टू फेस राउंड थे. एक सिस्टम डिजाइन राउंड था जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1 hour 15 minutes के ऊपर चला था. सो वही मेन पार्ट था जो बैकएंड की मेजर जजमेंट लेता. अदरवाइज मोस्टली वाज प्रॉब्लम सॉल्विंग. गॉट इट. सो अभी भी किसी को फोकस करना है तो DSA पे करना आई बिलीव यस कि अगर तुम मतलब लेस देन 5 year एक्सपीरियंस में कहीं भी पोजीशन में डाल रहे हो अपना रिज्यूमे, सो DSA तो होना ही चाहिए. अब उसका लेवल तुम कंपनी के हिसाब से देख लो कि कौन सी कंपनी आजकल ज़्यादा डिफिकल्ट पूछ रही है, कौन सी कंपनी कम डिफिकल्ट पूछ रही है. बट DSA करे बिना ज़्यादा दूर जाना मुश्किल है. सो अभी कौन से स्टैक पे काम कर रहे हो? लाइक यू आर वर्किंग एट सैमसंग. Currently Samsung में like I work in मेरा टेक स्टैक जो currently it's majorly C++ application development. C++ पे ही काम होता है मेजरली. पीछा ही नहीं छोड़ रही C++. बट काम मल्टीपल चीज़ों पे किया हुआ है. एंड आई वाज इन अ डिफरेंट टीम्स और भी डिफरेंट टीम में हूँ. तो
आई वर्क ऑन मल्टीपल टेक स्टैक्स, कुछ बैकएंड का काम भी किया है, बट करंट जो टेक स्टैक है दैट इज टोटली थोड़ा सा डिफरेंट. आई वर्क फॉर मेमोरी सॉल्यूशंस इन सैमसंग. गॉट. सो द टीम दैट एम्पावर्स यू कैन से SD कार्ड्स वगैरह. SSDs और मल्टीपल डिफरेंट कंपनीज एंड प्रोडक्ट्स. गॉड. आप बताओ सर. मेरा टेक स्टैक अभी मतलब मैं बिग आर्ट्स में हूँ, तो मेरा अभी मेजर काम है बैकएंड पे. तो वैसे मेरी टीम का फ्रंट एंड रिएक्ट में है ओवरऑल मोस्टली, बट माइक्रोसॉफ्ट का मोस्टली रिएक्ट में है. मोस्टली चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट की रिएक्ट में है, और जो React types वो इंटरनल अपना CSS फ्रेमवर्क है. बट बैकएंड में इट्स C# लैंग्वेज .NET, मतलब इंडिपेंडेंस से पुराना टेक स्टैक है, मैं जानता हूँ, बट ठीक है, कुछ नहीं कर सकते. और डेटाबेस पे वी हैव Azure SQL. इट्स काइंड ऑफ लाइक जो माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर है ऑन Azure ऑन स्टेरॉइड्स. right. ऐसा वाला समझ सकते हो. Right. एंड देन और कुछ इंटरनल फ्रेमवर्क्स है टू राइट स्टोर्ड प्रोसीजर्स, काफका जॉब्स वगैरह लिखने के लिए, फिर queries वगैरह, Gusto वगैरह वाले कुछ होते हैं. सो इट्स अ टिपिकल माइक्रोसॉफ्ट टेक स्टैक. तो उसमें जितना एक्साइटमेंट ढूंढ सकते हैं. सेम ही है. मतलब मेरा जो लास्ट टीम थी स्विच, मतलब छोड़ने से पहले जो स्विच करने वाली टीम थी, उसमें यही सब यूज़ हो रहा था. मैं उसमें था LPC LPE, तो लाइव पर्सोना कार्ड, लाइव पर्सोना एडिटर. जब जैसे टीम्स में जाते हो तो किसी बंदे को क्लिक करते हो, तो जो कार्ड आता है ना, वो मेरी टीम बिल्ड करती है. उसका एडिटर वाला पार्ट बेसिकली यू आर गोइंग टू शिफ्ट. उसमें था मैं, मतलब मैंने शिफ्ट कर लिया था, उसके बाद मैंने छोड़ दिया. तो मैंने उसमें फ्रंट एंड वाले पार्ट में शिफ्ट कर लिया था. नहीं रहा है वो कार्ड ठीक से. उससे पहले बैक एंड वाले में था. तो जब हमारी टीम ट्रांजिशन कर रही थी, पहले मैं पिम में काम करता था, पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट. 6 महीने ट्रांजिशन किया, तो मैंने पहले बैक एंड पे काम किया इसके कॉन्टैक्ट्स वाले पे, फिर बाद में मैंने फ्रंट एंड शिफ्ट किया था. तो पूरा बैक एंड सेम वही C# .NET, ये जो सारी बैकएंड मोस्टली C# .NEट ओनली. मतलब बिग आर्ट्स में भी आर इन द बिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसमें ये पार्ट हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर साइड पे डेटाबेस स्केल करना, डेटाबेस को शार्ट कैसे करना है, ऑलरेडी शार्टेड डेटाबेस है, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्वेरीज वगैरह करना, उसके टेस्ट केसेस लिखना. काफ़ी कुछ नया है, बट है टिपिकल माइक्रोसॉफ्ट. What about you? आपको भी हो गया ना 2 साल अब तो माइक्रोसॉफ्ट में. हाँ, आई थिंक 2.5 years टाइप हो चुके हैं. एंड अगेन लाइक आई सेड, माइक्रोसॉफ्ट में अगर आप बैक एंड डेवलपर हो तो बहुत ज़्यादा चॉइस तो मिलती नहीं है. .NET इज व्हाट यू हैव टू लिव विद एंड वर्क विद एज वेल. तो मेरी टीम लाइक बहुत ही स्पेसिफिकली .NET पे ही काम करती है. हमारी सॉर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड डेटा प्लेटफॉर्म टाइप की टीम है. तो हम लोग बहुत ज़्यादा जो हिस्टोरिकल डेटा है Azure का, हम उसको मूव करते रहते हैं, मसाज करते रहते हैं थ्रू पाइपलाइनिंग. एंड दैट्स व्हाट हमारी जो डाउन स्ट्रीम टीम्स हैं वो बहुत ज़्यादा उसको यूज़ करती हैं. एंड लाइक उन्हें कुछ ऑब्जर्वेशंस करनी है उससे या कुछ रिजल्ट्स करने हैं. दैट वाज माय प्रीवियस टीम. रिसेंटली आई स्विच टीम्स, और अब हम बहुत ही स्पेसिफिकली बिलिंग वाले पे काम करते हैं, Azure बिलिंग एंड ऑल. जो भी कोई भी बल्क में अगर थर्ड पार्टी वेंडर्स या कॉर्पोरेट्स वगैरह माइक्रोसॉफ्ट के सब्सक्रिप्शंस लेते हैं, उनका जो भी पूरा बिलिंग का एक व्यू होता है Azure पे, वो पूरा बिलिंग का व्यू हमारी टीम देखती है. मोस्टली हमारा पुराने वाला पूरा एक फ्रेमवर्क था, अब हम उसको रिवैम्प करके प्रॉपर एक नई माइक्रो सर्विसेज वाले आर्किटेक्चर पे मूव कर रहे हैं. सही है. इंटरेस्टिंग. माइक्रोसॉफ्ट में ऐसा रहता है कि अगर मतलब कोई दूसरी कंपनी एक्वायर हुई है, दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट एक्वायर हुआ है, तो उसका टेक स्टैक फिर भी थोड़ा बहुत कंटिन्यू हो रहा होता है. जैसे आई हैव फ्यू फ्रेंड्स जिनकी कंपनी एक्वायर हुई थी एंड दे आर नाउ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. तो उनका जो टेक स्टैक एग्जिस्ट कर रहा है, मान लो जावा में एग्जिस्ट कर रहा है या किसी और टेक स्टैक में, तो उसी में रहता है. कुछ टाइम के लिए दे स्टिल कंटिन्यू एंड देन स्लोली एंड स्टडीली दे ट्राई टू माइग्रेट. जैसे फॉर एग्जांपल लिंक्डइन का टेक स्टैक अभी जावा में, आफ्टर एक्विजिशन ऑल्सो उन्होंने ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया है. सेंस नहीं बनता, मतलब बहुत वो पैसे लगते हैं. लिंक्डइन तो चलो बहुत बड़ा प्रोडक्ट भी है, अगर कोई छोटा ही प्रोडक्ट है एंड इट इज रिलेटिवली स्टेबल और चीजें चल रही है, तो नहीं छेड़ते. वो लोग जैसे GitHub भी यूज करते हैं एंड लाइक अभी भी वो लोग Azure DevOps पे मूव नहीं कर रहे हैं, तो वो कोशिश कर रहे हैं, बट आई थिंक स्टिल दे आर ऑन GitHub स्पेसिफिकली. GitHub doesn't even use Azure DevOps. जब मैं था लिंक्डइन तब तो वो कुछ और अपना ही टूल यूज करते थे. तो माइक्रोसॉफ्ट डजंट एनफोर्स. मतलब मेरे को भी हायरिंग के टाइम पे ये बोला गया था कि मतलब ऐसा नहीं है कि .NET पे ही होगा सब कुछ. मतलब इफ देयर इज अ न्यू सर्विस, यू आर मेकिंग समथिंग न्यू, तो उस टाइम यू कैन थिंक अबाउट व्हाट कैन बी द बेस्ट आउट ऑफ इट, बट .NET. सर एक और क्वेश्चन था यार संकेत आपसे. इतने सारे लोगों को पढ़ाते हो, तो जैसे अब जो प्रोजेक्ट्स हैं जो स्टूडेंट्स अपने रेज्यूमे वगैरह में डालते हैं, सब उनको बोलते हैं यूनिक प्रोजेक्ट्स बनाओ, कुछ मस्त सा बनाओ, बट बेचारा आदमी करे क्या? मतलब क्या यूनिक प्रोजेक्ट बनाया, वो उसको आइडिया ही नहीं है. उसने 4 लैंग्वेज कर ली हैं, 2-3 चीज़ें सीख ली हैं, अब उसको कहाँ से इतना अच्छा आइडिया है? जब दुनिया में 4 या 5 तरीके की ऐप्स होते हैं. या तो तुम कोई चीज़ बुकिंग का ऐप बना लोगे, ठीक है, वो तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, राइट. वो तुम्हारा मूवी बुकिंग का हो सकता है, तुम्हारा होटल बुकिंग का हो सकता है, होता वो बुकिंग ही है, राइट. दूसरा तुम ई-कॉमर्स बना लोगे कि तुमने कोई चीज़ खरीदी, वो आ गई. जेप्टो भी सिमिलर उस पर चलता है, सब उस पर चलता है, डिलीवरी में ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, सेम है. फिर इसके अलावा तुम बना लोगे स्ट्रीमिंग का, नेटफ्लिक्स हो गया, ये हो गया, XYZ हो गया, यूट्यूब हो गया, सब में सेम चीज़ होती है.
एक आधा और इधर उधर कुछ हो जाएगा, बट एट द एंड ऑफ द डे सारी चीज़ें सेम है। पेमेंट्स का एक ऐप हो जाएगा, स्टॉक का हो जाएगा, बस इसके अलावा ज़्यादा तो है ही नहीं ना। 10 में तुम कर सकते हो मैक्स टू मैक्स, 10 ही है। तो हम बोलते हो ना कि भाई कुछ यूनिक आइडिया बनाओ। यूनिक कैसे बनाया बेचारा बच्चा? सोशल मीडिया बना लेगा, किसी को क्लोन कर लेगा, क्या करना सोशल चाहिए? मीडिया में क्रड ऐप होती है, मतलब तुम देखोगे क्रड होता है। तो मतलब आई गेस प्रोजेक्ट, एक तो पहली बात है कि पहली बात तो प्रोजेक्ट बनाओ। सबसे बड़ा तो ये है कि भाई प्रोजेक्ट बना लो पहले, यूनिक तो उसके बाद बनना शुरू होगा। और मेरे ख्याल से यूनिकनेस वाला फैक्टर नहीं है, फैक्टर मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए कि तुम जो भी प्रोजेक्ट पिक कर रहे हो ना, ट्राई टू सॉल्व सम काइंड ऑफ इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम, कि कोई एंज प्रॉब्लम उसमें सॉल्व हो रही हो। यार उसको पता ही नहीं है बंदे को, एक नॉर्मल बंदा है, उसको कैसे पता होगा इंजीनियरिंग रिलेटेड क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? इनफ रिसोर्सेज हैं यार, मतलब फ्री, मतलब अभी तक तो जेमिनी जीपीटी फ्री है ना, तो यू कैन आस्क जेमिनी जीपीटी की कैसी तरह की प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं। जैसे बुकिंग है, बुकिंग इज द बिगेस्ट प्रोजेक्ट टू अंडरस्टैंड कंकरेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम। ट्रू तो ऊबर राइड बुकिंग बना लो, वहाँ कंकरेंसी की 2 ड्राइवर ने एक बुकिंग सेलेक्ट कर ली, फिर क्योंकि पूल बेस्ड सही है, आती है। सही है। मूवी बुकिंग में भी सेम चीज़ है, सीट लोगों ने कर ली। फिर रेलवे रिजर्वेशन, कोई भी रिजर्वेशन वाला हर प्रोजेक्ट में देखो, जैसे अब ऊबर का प्रोजेक्ट है, जैसे मैं अपने कोड में ऊबर का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो उसमें अब एक और इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि जियो लोकेशन वाला डेटा कैसे हैंडल होता है। तुम मतलब डीएसएम में प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा लगता है कि के नियरेस्ट पॉइंट बता दो, बट अगर तुम्हें नियरेस्ट ड्राइवर चाहिए तो किस तरीके से क्वाड ट्री इंटीग्रेट होती है, क्वाड ट्री क्या होती है, किस तरह के डेटाबेसेस क्वाड ट्री सपोर्ट करते हैं। तुम कोई भी एप्लीकेशन उठा लो, तुम फॉर एग्जांपल अगर जैसे कहा था कि ई कॉमर्स वाला पार्ट है, ई कॉमर्स वाले पार्ट में मतलब मैं मोस्टली बच्चों को देखता हूँ एंड टू एंड पेमेंट गेटवे तक इंटीग्रेट नहीं करते, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे भी थोड़ी बहुत कंकरेंसी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं कि लास्ट स्टॉक बचा है, 2 लोगों ने सेम पिक कर लिया, ऑर्डर कर दिया, कैसे आएगा। तो हर एप्लीकेशन में देयर विल बी सम इंजीनियरिंग प्रॉब्लम जो तुम टैकल कर सकते हो। एक इंटरेस्टिंग इंजीनियरिंग प्रॉब्लम क्या है, मूवी बुकिंग बना रहे हो तो बुक माई शो पे अगर तुम थिएटर्स देखोगे, हर थिएटर का लेआउट अलग होता है। वो बैकएंड में कैसे स्टोर होता है, कैसे फ्रंट एंड पर रेंडर हो रहा है, ये चीज़ तुम देख सकते हो। तुम गेम्स बना सकते हो, गेम्स इंटरेस्टिंग पार्ट होती है। राइट। तुम मल्टीप्लेयर गेम्स बनाओ, जैसे पिक्शनरी ही है। अब पिक्शनरी में एक तो सॉकेट से तुम मल्टीप्लेयर लगाओ, उसके बाद कैनवस पे तुम उसकी ड्राइंग वाली इंटीग्रेट करो, चेस जैसी एप्स बनाओ, टिक टैक टो ही बना रहे हो उसको भी मल्टीप्लेयर बना लो। तो right. यू सी कि मतलब एक्चुअल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सेम ही रहेंगे, बट उनको थोड़ा एंड वो कर रीच सकते आउट टू हो। पीपल, मतलब तुम उस मतलब किसी भी मतलब सीनियर बंदे को रीच आउट कर लो कि यार मेरे को थोड़ा गाइडेंस चाहिए, मैं ऐसे ऐसे बना रहा हूँ, कि आपको कुछ आइडिया है कि इसमें किस तरह की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम लग सकती है। और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व है, तुम्हें पहली बात तो सॉल्व भी नहीं करो, तुम्हें बस खुद से ट्राई करना है कि अच्छा इसको करा तो कैसा हो जाएगा चीज़, ये वाली चीज़ है। उसके बाद अगर बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट वाली चीज़ है तो तुम ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। जैसे मेरा ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं था, कॉम्प्लेक्सिटी इस चीज़ पे आ रही थी कि एक तो वो फ्रेमवर्क जिस पे मैंने कंट्रीब्यूट किया था वो बस 2 ही लोगों को आता है, एक जिसने बनाया और जो एक मेरा मेंटर, और किसी को आता नहीं वो, तो उसको भाई पढ़ना एक तो इतना मुश्किल। उसके बाद उस कोड बेस पे, इतना बड़ा कोड बेस है, कोड बेस पे साफ सुथरा कोड लिखना है, टाइम से लिखना है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी है, तो ये वाली लर्निंग भी इंपॉर्टेंट होती है। मतलब अभी जैसे अब मेरा जो पहला इनिशियल सेट ऑफ काम है यहाँ पे बिग हैट्स वाली टीम में, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नासा का कोड नहीं लिखना है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ डेटाबेस में एग्जिस्ट करती हैं, कुछ चीज़ें लेटेंसी से आ रही हैं बहुत ज़्यादा, उसमें लेटेंसी थोड़ा ऑप्टिमाइज करना है, तो वी हैव टू फिगर आउट कि मतलब कैसी चीज़ कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट बनाते हुए भी मे बी यू कैन थिंक, एक जैसे लाइक तेरे से हितेश, मतलब तुम लोग जानते हो हितेश को, तो हितेश से इसकी मतलब तुम ऐसा प्रोजेक्ट बनाओ जो कुछ लोग यूज भी कर पाए, थोड़ा यूजेबिलिटी हो, क्योंकि जब तक यूजेबिलिटी नहीं होगी ना तुम डिप्लॉय नहीं करते प्रोजेक्ट को, तो डिप्लॉयमेंट वगैरह थोड़ी सी आसान समझ में आ जाती है, राइट। तो ये वाली चीज़ें आई बिलीव तुम किसी भी ऐप में ढूंढो, तुम कोई भी 2 ऐप का नाम लो, उसमें देखो कि भाई किस में ज़्यादा तुम्हें लग रहा है कि इसमें ये टफ प्रॉब्लम होगी, एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट। बेसिक कॉमर्स तो बना हुआ नेट पे तुम डाउनलोड कर लो, उसके बाद मे बी यू कैन एनहांस ऑन द टॉप ऑफ इट, फ्रंट एंड पर्सपेक्टिव से भी बैक एंड। गेम्स वाली चीज काफी सही है, मल्टीप्लेयर गेम्स बनाओगे, मल्टीप्लेयर टू डू लिस्ट ही बना लो, वो भी काफी अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है। बहुत सारी मतलब गेम्स, तुम स्पेस शूटर गेम बना लो, तुम स्नेक गेम बनाओ। मतलब मैंने एप्पल के इंटरव्यूज दिए थे, मैंने भी डाला नहीं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस उसका, उसमें मेरे से स्नेक वाली गेम का LLD बनवाया था प्रॉपर, मैंने सी++ में लिखा था, बट तुम वो सिमिलर काइंड ऑफ कोड डिजाइन तुम कहीं भी करो, किसी भी लैंग्वेज में डाल सकते हो, तो तुम देखो स्नेक वाली गेम कैसे बनेगी, राइट। और इनफैक्ट मतलब तुम बहुत कॉम्प्लेक्स ऐसे यूनिटी की गेम बनाने की जरूरत नहीं है, जो सिंपल गेम्स होती है वो बनाओ, इट विल बी अ लॉट ऑफ लर्निंग। आप बताइए। आई थिंक आई लिव बाय द फैक्ट, जो आई थिंक जब मैं सेकेंड ईयर में थी ना, एंड वन ऑफ माई टीचर्स सेड कि डोंट रन बिहाइंड अ यूनिक आइडिया, बिकॉज जो भी तुम नया आइडिया सोचोगे ना और नेट पे गूगल करोगे 10 लोगों ने वो ऑलरेडी कर रखा है, सो डू नॉट फोकस ऑन दैट। हाउ आई यूज टू डू इट इज, फॉर एग्जाम्पल जब मैं सेकेंड ईयर में थी, आई स्टार्टेड जावास्क्रिप्ट, आई लर्न बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट, एंड माई टीचर सेड कि भाई इसको यूज करके ना एक स्टॉप वॉच बना के लाओ। नो दैट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट और नॉट, इवन इन इंटरव्यूज वो आपका प्रोजेक्ट ठीक है एक बारी के लिए इट विल लुक अट्रैक्टिव, बट देन दे विल स्टार्ट ग्रिलिंग यू ऑन द फैक्ट कि तुमने ये कैसे किया, हाउ डिड यू डू इट। सो इट्स
इट्स ओके इफ इट्स अ नॉर्मल प्रॉब्लम, बट लाइक संकेत सेड, उसमें एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होना चाहिए जिसको आप सॉल्व कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल बुकिंग एप्लीकेशन है, उसके अंदर आपने कॉन्करेंसी का कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया है. कोई और प्रोजेक्ट है जिसका एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट है विच कुड बी अ लिटिल ट्रिकी, और आपने उसको सॉल्व किया है, विच इज द स्टार ऑफ योर इंटायर प्रोजेक्ट. तो पर्सनली मैं कभी भी स्ट्राइव नहीं करती हूँ फॉर यूनिक प्रोजेक्ट, स्पेशली व्हेन आई वाज इन कॉलेज. आई यूज्ड टू थिंक यार मतलब मैंने अगर बूटस्ट्रैप सीखा है तो एक लैंडिंग पेज बना लेते हैं. अगर मैंने कुछ छोटा सा प्रोजेक्ट सीखा है तो उसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि भाई वो मुझसे हो रहा है नहीं हो रहा है, मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है कि नहीं. एंड धीरे धीरे व्हेन यू हैव सो मेनी स्मॉल प्रोजेक्ट्स देन यू गेट द कॉन्फिडेंस कि यार अब मैं एक बड़ा क्लोन बना लूंगी, मूवी बुकिंग एप्लीकेशन बना लूंगी या एयरलाइन बना लूंगी, सोशल मीडिया बना लूंगी, एंड उसमें एक चीज होगी जो कि वेरी स्पेशल होगी मेरे प्रोजेक्ट के बारे में, एंड विच आई विल हाईलाइट ऑल्सो जब मैं उसको रेज्यूमे में लिखूंगी, क्वांटिफाई करूंगी बेसिकली. मतलब अगर तुम कोई चीज़ कॉपी भी कर रहे हो, अगर किसी का क्लोन भी बना रहे हो तो उसमें एक बहुत डेप्थ में बनाओ उसका एक कोई पार्ट. ऐसे नहीं बस ऊपर ऊपर से फ्रंट एंड कॉपी कर लिया. अगर यूट्यूब बना रहे हो तो बस यूट्यूब का बस वो लेआउट कॉपी कर लिया, वीडियो क्लिक करी, बस खत्म. मतलब कुछ रिकमेंडेशन सिस्टम वाला पार्ट, चलो तुमने कुछ कर लिया, API यूज कर ली यूट्यूब की, तो तुम्हें वीडियोस मिल जाएंगी सर्च करके कैसे आ रही है, तो वो तुम अपने हिसाब से कोई ना कोई चीज़ लाइक बढ़ कर सकते हो बेटर. जैसे अपने टाइम पे वी वर लाइक कि एक बार प्लेसमेंट वगैरह इंटर्नशिप वगैरह हो गया है तो बहुत सारी कंपनीज की हैकाथॉन्स होती हैं. राइट, यू गो टू हैकाथॉन्स, वहाँ पे जाके एक तो तुम्हारा पर्सपेक्टिव डिफरेंट बन जाता है. जैसे कि संकेत ने, रिया ने बोला, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम हमें कोई सॉल्व करनी है, एट मैक्स उसके ऊपर रैपर हम बहुत सारे लगा सकते हैं. राइट, सेम इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है, उसके ऊपर मल्टीपल डिफरेंट यूज केसेस. जैसे अगर मैं बात करूँ तो आई वाज इन 3rd ईयर 4th ईयर, तो कुछ एक कंपनी का हैकाथॉन था, वो तो वॉलमार्ट जैसी कंपनी थी, कनाडा बेस्ड लोज ग्रुप ऑफ कंपनीज. तो उनका कुछ हैकाथॉन था जिसमें उनको स्टोर ऑप्टिमाइजेशन करना था. मतलब लेट्स से यू एंटर अ शॉपिंग मॉल, तो शॉपिंग मॉल में तुम्हें एक मान लो एक प्रोडक्ट खरीदना है. राइट, हाउ कैन यू गेट दैट प्रोडक्ट इन द वेरी बिगिनिंग, तो उसका कुछ एल्गो वगैरह लिखना था अलॉन्ग विद दैट, मतलब उसका फ्रंट एंड बैक एंड. तो वो प्रोजेक्ट आइडिया था, तो वी डिड दैट. तो हैकाथॉन में गए तो वहाँ पे बहुत सारी नई चीज़ें पता चली. जो क्वेश्चनिंग होती है ना, जज जो वहाँ पे जज उनसे क्वेश्चन करते हैं, फिर उसको सुन के तुम्हें लगता है कि यार there are so many things that we could have done. Right. जैसे it's not just one but so many different companies, almost हर कंपनी का कुछ ना कुछ ऐसा होता है. नहीं, जस्ट हैकाथॉन वाला तो इम्पोर्टेंट है. मतलब स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में अगर तुम जाओगे तो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में मतलब गवर्नमेंट एजेंसीज इतना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम वैसे ही देती हैं कि मतलब जैसे मैं इसरो वाले में कहता हूँ, हमें सैटेलाइट इमेज पे सेगमेंटेशन वगैरह करना था. सैटेलाइट इमेज लोड करना इतना मुश्किल होता है, उसको ही करने में 4 दिन लग जाते हैं कि भाई कैसे फिगर आउट किया जाए. तो हैकाथॉन वाला पॉइंट आई बिलीव इज वेरी इंपॉर्टेंट. जगह जगह जाओ. राइट. एंड अ लिटिल बिट साइडलाइन टू दिस आल्सो व्हिच आई लाइक, जो मैं बच्चों को बहुत ज़्यादा बताती हूँ कि नॉट जस्ट फ्रॉम द डेफ पर्सपेक्टिव, इवन डेटा स्ट्रक्चर्स को भी आप कैसे थोड़ा बहुत अलाइन कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, आप वो करने की कोशिश प्लीज़ किया करो. फॉर एग्जाम्पल जब मैं इंटरव्यू बिट के लिए इंटरव्यू कर रही थी तो दे वांटेड समथिंग लाइक एक नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशन इंजन बट सॉर्ट ऑफ थ्रू ट्राइज. तो आप कैसे वो चीज को कनेक्ट कर सकते हो कि आपको सब स्ट्रिंग रिकमेंडेशंस एंड कि आप कुछ वर्ड लिखो और उसकी रिकमेंडेशन आ रही है, यू गेट ऑल द वर्ड्स मैचिंग विद इट. कैसे आप उसको डेटा स्ट्रक्चर से लिंक कर सकते हो, बिकॉज अदरवाइज दोस टूज आर वेरी डिफरेंट थिंग. आप यही सोचते रहोगे डेटा स्ट्रक्चर बस एक इंटरव्यू क्लियर करने का एस्पेक्ट है, ऐसा नहीं है. वो इवेंचुअली कहीं ना कहीं यूज होता है जब आप एक्चुअली कंपनी करते हो, बट आपको वो चीज समझ आनी चाहिए एंड यू शुड बी एबल टू कन्वे इट एज वेल. और अगर बहुत कॉम्प्लेक्स मतलब तुम्हें ऐसा है ना कि मतलब हमने सब बना लिया, बहुत ही कुछ तो मचा देना एकदम देख के हिल जाए, तो यू ट्राई टू इम्प्लीमेंट दोज लाइब्रेरीज दैट यू आर यूजिंग टू मेक द प्रोजेक्ट. जैसे मेरा एक दोस्त है ब्लूमबर्ग में, ही मेड हिज ओन पाइथन वेब फ्रेमवर्क ऑन टॉप ऑफ रस्ट नेम्ड एज रॉबिन. इट्स सुपर फास्ट, इट्स क्रेजी. मैं मतलब हम लोग कई सारे कॉन्फ्रेंसेस में साथ गए हैं, ही टॉक्स अबाउट रॉबिन एंड नॉट. तो मैं बनाने कुछ ऐसा क्रेजी बना लूँ. अगर तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर का तुम्हें यूज़ केस समझ में नहीं आ रहा, तुम गिट पढ़ो. गिट प्रॉपर हैशिंग पे और ट्रीज पे बेस्ड होता है. अपना खुद का गिट बना लो, ठीक है. मतलब ये बोलना कि भाई मतलब यूनिक प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा या फिर प्रोजेक्ट का आइडिया नहीं आ रहा, ये सेंस नहीं बनता है. मैं इन्फोसिस की हैकाथॉन में गया था, तो वहाँ पे कुछ तो रोड वाली थीम थी कि रोड एक्सीडेंट कम करना, ये वो क्या नोड जेस आता है, सॉकेट आते हैं. हमने क्या करा कि भाई सारी कार्स जो होंगी वो एक सर्टेन रीजन की कार को एक ही सॉकेट नेटवर्क में कनेक्ट कर देंगे, और जैसे ही दे विल कम क्लोजर कुछ तो हमने एल्गोरिथम लगाया कि डिस्टेंस फिगर आउट हो जाएगा. मतलब बहुत सारी चीज़ें असम्पशन पे चलती है. इट्स ऑल अबाउट योर थॉट प्रोसेस में तुम कितना इनोवेटिव थिंक कर रहे हो. और जैसे ही वो पास आएगा देन मे बी विल बी. तो अगर तुम अभी रिसेंटली मोस्टली न्यू कार्स में देखोगे तो सेंसर के बेस पर डिटेक्ट कर लेता है कि सामने कुछ आ रहा है तो वो रोक देगा. हमने वो सेंसर वैसे नहीं कि हार्डवेयर किसको चाहिए, हार्डवेयर नहीं लगाएंगे हम कि भाई बंदे का फ़ोन अंदर लेके जाओ बस, और वो मान लेगा कि वो कार का सेंटर पॉइंट है, और ये डिटेक्ट कर लेगा कि अच्छा आसपास की कार कौन सी बहुत तेज़ आ रही है, कौन सी नहीं आ रही. और इसी में 4-5 फीचर लगा दिए. 3-4 हम दोस्त थे,
जीत भी गए हैकाथॉन, और भाई उसके बाद मतलब सारे कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गए, अच्छा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। तो हैकाथॉन जाके एक तो प्रोजेक्ट बन जाते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात, अगर तुम हैकाथॉन नहीं जा रहे कि भाई तुम्हारी टीम नहीं बन रही, तो तुम्हारे पास वैसे भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है, तुम वो लाइब्रेरीज देखो तो कि कैसे बनती है। अब जैसे तुम कोई फ्रंट एंड कोई भी नई ऐप खोलो, कैनवा खोलो फॉर एग्जाम्पल, तो तुम्हें वो गाइड करता है कि स्टेप 1 पे तुम यहाँ क्लिक करोगे तो ये होगा, नेक्स्ट करोगे तो वो गाइड करके दूसरी जगह नहीं। राइट। ये लाइब्रेरी बना लो जो इस पूरे गाइडेंस प्रोसेस को तुम कहीं भी इंटीग्रेट करो, जिस एलिमेंट पे आईडी और एक नंबर दोगे वो उसको हाईलाइट करेगा। ऐसे मतलब सोचने के लिए तो वो वहाँ पे सोचना ही है भाई, वहाँ भी ना सोचना ही है। तो इट्स जस्ट थिंक अबाउट इट, व्हाट कैन यू डू, और थोड़ा रियल लाइफ टूल्स को यूज़ करो। मतलब डिप्लॉयमेंट के लिए मतलब अच्छी बात है, तुम रेंडर यूज़ कर लेते हो, हेरोको यूज़ कर लेते हो। मैंने तो कहीं नहीं देखा भाई हेरोको यूज़ होते हुए। जस्ट नहीं होता। अपनी खुद की डिप्लॉयमेंट मैनेज करनी पड़ती है, अपनी खुद की डिप्लॉयमेंट करनी पड़ती है, उसको करके देखो, वैसी ही उसमें लर्निंग है। थिंक अबाउट लर्निंग। और So लर्निंग इंडियन माइंडसेट के हिसाब से इट्स मोर अबाउट प्लेसमेंट, वो जल्दी रिजल्ट चाहिए होता है, राइट। तो जो हम चीज़ें डिस्कस करें, इट्स लाइक अगर कोई सच में सीखना चाहता है तो इंजीनियरिंग के लिए अच्छा इंजीनियर बनने के लिए। इट्स लाइक फॉर अ 10x इंजीनियर पर्सपेक्टिव। हाँ। तो ये चीज़ मतलब बट पहले बंदा इंजीनियर तो बन जाए, वो उसको पहली वो मिलना ही मुश्किल है। पहले बंदा हंग्री बने। इंजीनियर बनने का कोई ऐसे रोड मैप थोड़ी है, पहले बंदा हंग्री बनेगा कि यार मतलब मेरे को सीखना है, कुछ करना है। इंजीनियर क्या है, जो बंदा कुछ सोच सके, प्रॉब्लम सॉल्व कर सके और बिल्ड कर सके ना। भाई तो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, बिल्ड नहीं कर सकता किसी काम का नहीं, तो बिल्ड कर सकता है, सॉल्व नहीं कर सकता तो किसी काम का नहीं। दोनों चीजें दोनों चीज़ें आनी चाहिए मेरे ख्याल से। और मतलब प्रोजेक्ट बना के ये चीज़ काफ़ी एफिशिएंटली सीखी जा सकती है। आजकल तो कंपनीज की काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस हो गई। हम रिमोट जॉब्स की बात करते हैं तो इट्स लाइक यही सब चाहिए उनको। हाँ, रिमोट जॉब्स वाला तो थोड़ा मेरे को वो भी लगता है कि मतलब है ही नहीं इतनी। मतलब मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि संकेत अगर जब इतनी सारी अभी ओपनिंग्स के लिए अप्लाई किया, कितनी थी बंच ऑफ रिमोट कंपनीज आल्सो, जैसे मतलब कॉइनबेस में मैंने बताया, कॉइनबेस वगैरह नहीं, मतलब ये सारी कंपनीज नहीं। हाँ, मतलब मैं टारगेट उसमें भी स्टार्टअप नहीं कर रहा था, मैं एक प्रॉपर कंपनी जो रिमोट दे दे अपॉर्चुनिटी उसको ही कर रहा था। बट रिमोट वाले में ना यार बहुत 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। पहली चीज़ एक तो बहुत ही क्लोज्ड ग्रुप एग्जिस्ट करता है। तुम्हें पहले ऐसे क्लोज्ड ग्रुप में पेनिट्रेट करना पड़ता है। उसके पेनिट्रेशन के लिए ना बहुत मतलब 15 लाख लोग यही दे रहे हैं भाई। And that penetration should be free of cost. फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब Initially. हाँ, मतलब तुम भाई मतलब कैसे उनके ऊपर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर लेना। मतलब ठीक है, अभी बीच में थी एक वेव 1.5 साल के लिए ओपन सोर्स की, मतलब और देख लो मतलब क्या ही फुल मचा रखा था, बच्चों ने क्या PR मार रहे थे। मतलब अगर और मतलब इट वाज सो नोटिसेबल, निशान, इट वाज सो नोटिसेबल दैट अदर ओपन सोर्स डेवलपर्स वर टॉकिंग अबाउट इट। तो मतलब उनका अगर हमें समझ में नहीं आया ना कि ओपन सोर्स डेवलपमेंट कैसे कर, तो ऐसा नहीं है कि वो रोड बहुत ईजी है, मुश्किल है वो। और ऐसा भी नहीं है। मतलब तुम कुछ कंपनीज एग्जिस्ट करती है, टावर रिसर्च वगैरह में जाओ, तुम्हें मतलब मिलेगा 1 CR प्लस का पैकेज, बट फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उनकी अपनी डिमांड्स होती हैं। तुम US की कंपनी में ट्राई तो कर रहे हो, उनके वर्क टाइमिंग बहुत अलग होते हैं। आर यू एबल टू कोप अप विद ऑल ऑफ दैट? और इतना डिमांड है वो जनरेट कर पाते हैं। मेरा पॉइंट ही सारा वो है कि इतनी डिमांड ही वो जनरेट नहीं कर पाते, वो इतना है ही नहीं। यूरोप की किसी कुछ कंपनीज में वो कंपनी ने पूरी अपनी बैकअप शीट मतलब डिक्लेयर कर दी। तो जो छोटी कंपनी होती है उनका एक ये प्रॉब्लम होता है कि वो दे माइट बी प्रोन टू दीस काइंड ऑफ सिचुएशंस। बिल्कुल। मतलब अब ठीक है भाई, ले ऑफ हुए, मान लो अटलासियन ने ऑफर रिवोक कर दिया, अटलासियन बंद नहीं हुई है अभी तक, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस रेस में मत रहो कि भाई ये रिमोट जॉब ही चाहिए। पहले जॉब लो। रिमोट जॉब वो लेता है जिसमें पहले कुछ एक्सपीरियंस होता है, पहले कुछ एक्सपीरियंस हो, पहले जॉब हो फिर रिमोट जॉब, या कुछ अपना कर लो। यू क्रिएट समथिंग दैट माइट जनरेट रिमोट जॉब। रिमोट जॉब एटलीस्ट हैवी मिड लेवल या फिर सीनियर लेवल इंजीनियर, फ्रेशर्स के लिए तो रिमोट जॉब सेंस भी नहीं बनाती है। और नहीं, और है भी, मतलब है भी, तो कितनी सप्लाई है उस चीज़ की? बहुत कम है। मतलब कितनी, तुम कोई चीज़ ऐसी अगेन उसी रेस में जा रहे हो कि टोटल साल भर में मान लो वो 100 ही बंदे निकल पाएंगे। UPSC वाला 15 लाख लोग दे रहे हैं, 1000 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। मतलब आई बिलीव कि दोनों मतलब करो भाई, रिमोट जॉब्स में अप्लाई करो, जिसका निकल जाएगा उसका बढ़िया ही है, घर पे बैठ के काम करने को मिलेगा। बट डोंट बी जस्ट रिलाइड ऑन दैट थिंग। कल को रिमोट जॉब वालों को भी रियलाइज हुआ कि भाई पूरा इन्फ्लक्स इंडिया से ही आता है एप्लीकेशन का, फिर वो ऑफिस में खड़ा फिर हो ही रहा है, पूरा इन्फ्लक्स इंडिया से ही जा रहा है। तो दे विल रियलाइज कि भाई यहाँ तो मतलब बंदे बिना कुछ रिज्यूमे बनाए कुछ करे अप्लाई कर देते हैं। मतलब मेरे नोन है, उन्होंने ऐसे ही ट्विटर पे हायरिंग का कुछ डाला कि यू कैन अप्लाई, और ये चीज रिक्वायर्ड है। आधे बंदों ने बिना पढ़े ही पूरा एप्लीकेशन डाल दी। होता है। मैंने कितनी बारी वीडियो एडिटर के लिए अगर पोस्ट डाली है, 1500 लोग उसको 1500-2000 लोग भर देते हैं, उसमें से 99% लोगों के पास एक वीडियो एडिट भी नहीं की होती उन्होंने, बस भर देते हैं कि मेरे को जॉब चाहिए। हाँ भाई ऐसा थोड़ी होता है। ये वाली चीज मतलब अप्लाई फॉर रिमोट जॉब मैंने करा अप्लाई। मैंने किसी भी रिमोट स्टार्टअप में अप्लाई नहीं किया, मैंने रिमोट कंपनीज के लिए अप्लाई किया था, और ठीक ठाक इन्फ्लक्स था। बट अगेन मतलब दे हैव देयर ओन प्रोसेस।
और मेरी पोजीशन जो भी थी वो थोड़ी सीनियर मतलब सीनियर हुई है उसके लिए थी, तो वो फ्रेशर्स के लिए मैं भी उतना ज़्यादा रेलेवेंट ना रहे। 4-4.5 साल 4 साल 4.5 साल तो मिड तो हो ही गया, तो वो फ्रेशर के लिए मैं भी उतना ज़्यादा वो ना रहे, रेलेवेंट ना रहे। बट हाँ मतलब इफ समबडी इज एबल टू क्रैक रिमोट जॉब इट्स गुड, दे शुड ट्राई इट, बट डोंट बी जस्ट रिलाइड ऑन दैट। अभी भी मतलब लाइक गूगल इंडिया हैज़ लाइक 4 बिल्डिंग्स जस्ट इन बैंगलोर, तो कितने लोगों को हायर कर रखा है पहली बात तो गूगल इंडिया ने खाली। तो ऐसे हैदराबाद में तो बड़ा हैदराबाद में ऑफिस बन रहे हैं, तो देयर इज अ लॉट ऑफ इन्फ्लक्स नाउ इन इंडिया, तो उस पर भी यू कैन इक्वली फोकस ऑल वट यस। सो लास्ट क्वेश्चन है यार, कोई भी ऐसी 1 या 2 एडवाइस फॉर अ कॉलेज फ्रेशर या फिर जो भी नया जॉब में जाने वाला है कि यार कैसे कोप अप करें हायरिंग फ्रीज वगैरह से, रिसेशन से, एआई से, क्या माइंडसेट रहना चाहिए कुछ भी? सर एक तो ना बहुत सारी चीज़ें हैं, इफ़ यू गेट इन योर माइंड तो तुम मेहनत नहीं कर पाते हो। अगर तुम्हारे दिमाग में 4 चीज़ें चल रही हैं कि तुम एआई भी आ जाएगा, मेरी जॉब चली जाएगी, मुझे इस कंपनी में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मेरे बाकी दोस्तों की प्लेसमेंट तो 40 लाख की हुई है, मुझे इसमें अप्लाई भी करना है। सो ना हमें कोई बैरियर सेट करना चाहिए एट द बिगिनिंग, फोकस होना चाहिए कि हाँ हमें एक बार स्टार्ट मिल जाए, उसके बाद वंस यू आर इन द इंडस्ट्री 6 महीने 1 साल बाद यू विल गेट मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, वो तुम्हारी मेहनत पर डिपेंड करता है। राइट, तो हमें कोई ऐसे टारगेट स्टार्टिंग में फिक्स करना है टफ, क्योंकि मार्केट सिचुएशन ऐसी है। पिछले 2-3 साल हमने देखा है, ठीक है एवरीवन वाज एमिंग कि यार हर किसी का अमेजोन में हो जाए या हर किसी का इस कंपनी में हो जाए, बट सिचुएशन हैज चेंज, राइट। तो हमें एक तो कोई बैरियर सेट नहीं करना है, इट्स लाइक यू शुड बी ओपन माइंडेड, एटलीस्ट गो एंड गिव इंटरव्यूज, तुम्हें इंटरव्यू का चांस मिलेगा, अगर नहीं भी जाना है स्टिल गो एंड गिव इंटरव्यूज। तो मेजरली ये चीज़ है। सेकेंडली ट्राई आउट मल्टीपल थिंग्स, राइट। आजकल हर जगह से यू कैन गेट अपॉर्चुनिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट रिमोट जॉब्स आल्सो, राइट। अगर तुम्हें लगता है यू आर दैट कैपेबल, ट्राई करना चाहिए, राइट। अगर तुम्हें हैकाथॉन्स वाला रूट पसंद है, तुम्हें डीएसए इतना ज़्यादा नहीं पसंद है, तो बहुत सारी कंपनीज हैकाथॉन करवा के डायरेक्टली हायर कर लेती है, डीएसए नहीं होता राउंड्स में। अगर नहीं ऐसा लगता, दैट कैन ऑल्सो बी राउट टू गेट इन टू वॉट एवर कंपनी यू वांट। तो बहुत सारे वेज हैं, यू जस्ट नीड टू एक्सप्लोर मोर। ना बंदे आपको ज़्यादा ऐसे भरो मत चीज़ों से, राइट। कीप इट फ्री, राइट, बट फोकस्ड ऑन व्हाट यू अल्टीमेटली वांट टू अचीव, राइट। Okay, so I think I agree with what Arsh was basically saying कि पहले तो distractions हटा दो AI को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, ये सब अभी आया है and we don't really know इसका क्या scope है and is it going to lead somewhere। तो first of all वो distractions free रहो। I won't say कि DSA पे focus मत करो या dev पे ज़्यादा करो, जिसमें तुम्हें interest बन रहा है उसमें ज़्यादा focus करो। Even out of dev, Android है, ML है, AI है, लोगों को काफ़ी चीज़ों में interest आता है, it's okay to explore those options, but I feel like by the end of 3rd year or like maybe a little later आपको पता होना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली किस चीज़ में इंटरेस्ट एटलीस्ट बन गया है, इफ नॉट आपने एक्सेल कर लिया है उसमें। एंड उसके बाद डिसाइड, अगर आपको डीएस से बहुत अच्छे से हो रहा है तो येस देयर इज अ स्लाइटर बेटर चांस कि आप एमएनसीज क्रैक कर पाओगे। बट अगर आपको लगता है कि नहीं यार मतलब मे बी डीएस से समथिंग यहाँ पे मैं थोड़ा स्ट्रगल कर रहा हूँ, बट आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन डेव, मुझे बैक एंड या फ्रंट एंड बहुत अच्छे से आता है, तो बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो बिल्कुल भी लीड कोड या डीएस से नहीं पूछ रहे हैं और वो 3-4 राउंड्स लेते हैं डेव के और वो आपको हायर भी कर लेते हैं। स्मॉल साइज स्टार्टअप्स भी हैं, मिड साइज स्टार्टअप्स भी हैं, तो उनमें आप फोकस कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपका एक चीज़ में इंटरेस्ट अच्छा है, आपने कुछ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एफर्ट उसमें मारा है, जो कुछ आप रेज्यूमे में शोकेस भी कर सकते हो, एंड देन यू विल फाइंड आउट देयर आर एम्पल अपॉर्चुनिटीज, आपको हमेशा मिल जाएंगे, राइट। एक चीज़ है यार, पहले ये डिसाइड कर लेना तुम्हारा कॉलेज कौन से टीयर में आता है। ऑनेस्टली डीएसए डेव की बात जब आती है जब तुम्हें ये पता चल जाए, अब तुम बैठे हो टीयर 3 कॉलेज में जिसमें कंपनीज ही नहीं आती और तुम डीएसए में बिल्कुल ऐसे बाप बन गए हो, तो कोई उसका फायदा नहीं, बिकॉज तुम्हें अपॉर्चुनिटीज मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अब अगर तुम ऑफ कैंपस जाओगे तो ओपनिंग्स ही बहुत कम होती है, राइट। तो पहले ये डिसाइड कर लो कौन से कॉलेज टीयर में आता है, अगर कंपनीज आ रही हैं कैंपस में तो डीएसए जरूर करो, फिर तो पक्का नीडेड है 110%, उसके बिना नहीं होगा मोस्ट ऑफ द कंपनीज में। फर्स्ट क्राइटेरिया वही है, टेस्ट होगा तुम्हारा। अगर तुम्हारे कॉलेज में नहीं आ रही हैं कंपनीज, देन गो फॉर डेव, मतलब बिना आंख बंद करो कोई एक स्टैक उठाओ, दबा के उसमें प्रोजेक्ट्स बनाओ, हैकाथॉन्स में जाओ, सब कुछ करो एंड थोड़ा सा डीएसए कर लो, थोड़ा सा एज इन कि तुम्हें पता होना चाहिए कि ये लिंक लिस्ट क्या होती है, ट्रीज क्या होते हैं, ग्राफ क्या होता है, डीपी क्या होती है, डाइजेस्टर कोई करवाए तो हो जाए, इतना आना चाहिए कि हाँ जो बेसिक एल्गोरिथम्स है वो पता है सारी। ये नहीं कि तुम कि सेगमेंट ट्रीज के क्वेश्चन करने हैं, तुम्हें कोड फोर्सेस की जरूरत नहीं है, इतना कर लो कि हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ये डिसाइड कर लो कौन सी कैटेगरी में लाया करते हो और उस हिसाब से मेहनत करो, ऐसे आंख बंद करके फायदा नहीं है। और मतलब आजकल इनफ नॉलेज है अवेलेबल। 2016 में जब व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग कोडिंग, तो मतलब इतने ज़्यादा चैनल्स वगैरह एग्जिस्ट नहीं करते थे। देयर आर पीपल, उन्होंने मतलब तुम्हें डिफरेंट रोड मैप्स बता दिए, तुम्हें नाउ पता है कि रिमोट जॉब जैसा कुछ एग्जिस्ट करता है, ओपन सोर्स कैसे कंट्रीब्यूशन करना है। लोगों ने मतलब लिटरली लाइव वो करे हुए सेशंस करे हुए हैं जिनमें उन्होंने ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करके दिखाया। तो यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ डेटा टू एक्चुअली सी कि कैसे चीज़ करी जाती है। इट्स ऑल
कि यू स्टार्ट, और जो भी तुम पढ़ रहे हो, जैसे कि रिया ने भी कहा, मतलब भाई मतलब टीएसए भी पढ़ रहे हो ना, तो टीएसए को मतलब ऐसे पढ़ो कि जैसे कोई और ना पढ़ रहा हो। मर्ज सॉर्ट में अरे 2 में ही क्यों डिवाइड होती है, 3 में ही नहीं होती, ऐसे क्वेश्चन भी पूछना शुरू करो, रादर देन कि मतलब लीड कोड पे हार्ड बना के तो मुझे इसलिए गूगल जाना है। हर चीज़ में इंटरेस्ट लेके पढ़ो, ट्राई टू बी अ 10x इंजीनियर, मतलब अपने टूल्स बढ़िया तरीके से, तो मैं टूल्स भी यूज़ करने आने चाहिए। मतलब मैं देखता हूँ बच्चों को, ठीक है लिनक्स का एक्सेस नहीं है, विंडोज़ की कमांड का ही मतलब उन्हें पता ही नहीं होता कि विंडोज़ में CMD में क्या चीज़ चलती है, जैसे मैंने रिसेंटली विंडोज़ में शिफ्ट करा। आई एम ऑल्सो लर्निंग दैट कि विंडोज़ में भी CMD सीखा जाए, तो ऐसे टूल्स यूज़ करो, ट्राई टू मेक नाइस प्रोजेक्ट्स, फॉलो दोज पीपल हु हैव डन दिस एंड मे बी आस्क मोर क्वेश्चंस, अपने सीनियर से पूछो, पीयर से पूछो, बढ़िया एक टीम बना लो हैकाथॉन की। हाँ, एक टीम तो ज़रूर बना लो। टीम बना लो भाई, मतलब बहुत सारे बच्चों को आता है कि भाई हैकाथॉन क्या जैन टीम ही नहीं है, तो बनाओ ना, तो करो ना, वो वाला सीन है भाई, बनाओ टीम, गो टू हैकाथॉन्स, यू विल लर्न अ लॉट, तुम्हें पता लगेगा कि दूसरे कॉलेज के बच्चे कितना मचा रहे हैं। दैट शुड बी समथिंग दैट यू शुड। तो थैंक यू सो मच, काफ़ी मज़ा आया, इंटरेस्टिंग बातें यूज़फुल होंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए